अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में हम आपको तारुफ कराते हैं, मिलवाते हैं अहम शख्सियात से जो कि अपनी सियासी जमातों के, अपने महकमों के, इदारों के सरबराह या उनमें अहम ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, और हम पूछते हैं उनसे कि वो अपनी जमात, अपने इदारे और अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, और जो इशूज़ इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, उसके लिए उनका और उनके पास क्या विजन है। आज भी मेरे साथ अहम शख्सियत मौजूद है, अहम तरीन शख्सियत हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और रावलपिंडी से रुकन कौमी असम्बली जनाब अमर कैनी साहब। कैनी साहब, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। 2 साल गुजर गए आपकी जमात को हुक्मरान बने हुए। हुकूमत तो मौजूद है, लेकिन लोग कहते हैं जमात कहीं मौजूद नहीं है, उसकी तंजीम नहीं है। इतनी बड़ी जमात है जो 22 साल जदोजहद करके आई, इक़्तिदार में आते ही उस जमात की सरगर्मियाँ जो है मांद पड़ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचओ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ऑनर किया। देखिए, क्योंकि हमने स्टार्ट ही 2 साल के हवाले से किया। जमात की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है वो क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाईलाइट होती हैं। जमात की एक्टिविटीज़ जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही होती है या उसका जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वो इतना टीवी पे या चीज़ों पे हाईलाइट नहीं होते। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर्स बने हैं, हर लेवल पे बने हैं। रीजनल लेवल पे पहले सूबा के लेवल पे थे, फिर हमने रीजन्स बना दिए, रीजन्स के लेवल पे चले गए, इंटरनेशनल चैप्टर्स बने, कई कमेटियाँ बनी, सेक्रेटरीट्स बने, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशंस बनी, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बने, आपकी गुड गवर्नेंस के मामलात की कमेटियाँ बनी। सो ये फिर आपका टाइगर फोर्स, अब देखें 15 लाख लोग रजिस्टर हैं, वो पार्ट ऑफ पार्टी है बेसिकली। बड़ा केडर बनता है, बहुत बड़ा, मतलब हम तो ये अभी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर भी इतनी बड़ी दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद ये है कि जहाँ उहदों के लिए होती हैं, लेकिन लड़ाई मीन्स कि हर बंदा चाहता है क्योंकि पार्टी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान रह गया हफ्ता, कराची के 3-4 दौरे किए, नॉर्थ के किए, पंजाब में किए। आपने 2 साल की जो कि बात की, जो वादे किए थे किस हद तक पूरे कर दिए? आपका मौक़िफ़ क्या है? लोग तो एग्री नहीं करते कि जो 2 साल में जो कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप 10%, 20%, 50%, 100% कितना कर लिया आपने? मैं चाहूँगा मैं थोड़ी सी आपको उसको ब्रीफ कर दूँ। जी देखिए, 2 साल बेसिकली एक जहन में आपने रखना है कि एक कोलिजन कोर्ट पे थी जो पाकिस्तान इकॉनमी थी। जी जी। और लोगों को राज़ी करने के लिए इकॉनमी का ठीक होना ज़रूरी है। कोलिजन कोर्स था। जब कोलिजन कोर्स होता है तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन भी करना पड़ता है और आपको चीज़ें करेक्ट करनी पड़ती हैं, फाउंडेशंस ठीक करनी पड़ती हैं। मैं तो समझता हूँ कि 2 साल में जो हुआ है वो मिरेकल है। ठीक है, लोगों पे प्रेशर आया है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो 70 साल के कर्जे थे उनका प्रेशर था। कोई घर, छोटे से छोटा घर जिसमें 5-10 अफराद भी रहते हों, अगर मुसलसल वो 10 साल, 20 साल या 30 साल से या 50 साल से कर्जे उठा के अपने निज़ाम को चला रहा होगा तो दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। हमने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह वो बुनियादी चीज़ें ठीक की हैं जिस पे इंशाल्लाह अब आगे आपकी इकॉनमी स्टेबल होने जा रही है और स्टेबल हुई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये, अब आप समझे कि हमने वो चीज़ें इकदाम कर चुके, अब हम टेक ऑफ टाइम जो है ना, जब आप ये कहते हैं कि अब टेक ऑफ पे हैं, जब आप ये कहते हैं कि इकॉनमी मुस्तहकम हो रही है, फिगर्स ये कहते हैं कि गुज़श्ता चंद माह में, गुज़श्ता साल 1.5 साल में 80 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, इस फिगर का आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखें, इसको लॉजिकली समझें। इसमें आप थोड़ा सा दुनिया में, यहाँ पे मुझे कुछ डाइवर्ट करना पड़ेगा। दुनिया में जो एक कोविड आई थी वो अल्लाह की तरफ से, हम तो एक मुसलमान है, हमारे दीन और ईमान का हिस्सा है कि एक वबा आई, और वबा जब आई तो दुनिया सारी हिल गई। सारी दुनिया की अगर इकॉनमी चेक करें तो आज पेपर्स और न्यूज़ पेपर्स ये कह रहे हैं कि दुनिया की जो रिवाइविंग इकॉनमीज़ हैं एशिया की, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, हम कहते तो ना मानते आप लोग, लेकिन ये माने कि दुनिया के टॉप पेपर्स, दुनिया की टॉप इकॉनमीज़, मूडीज़ ने कहा कि जी हम इस वक्त टॉप कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें होती हैं जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं की मैं बात कर रहा था फाउंडेशन के हवाले से। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आ जाएं, आप एक्सपोर्ट्स पे आ जाएं, दुनिया की एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स में मैंगो एक्सपोर्ट्स हो, राइस एक्सपोर्ट्स हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो, गाड़ियों का आपको पता है इस वक्त सिचुएशन ये है कि पेंडिंग है, वेटिंग है, लोग वेटिंग में है 5-5, 6-6 साल। इसलिए कि महंगी इतनी हो गई है, 10 लाख की गाड़ी 25 लाख की हो गई है, तो इसलिए वेटिंग में है कि वो वेटिंग में तो कम होनी चाहिए, ऑर्डर नहीं है, लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही ना, इसलिए ना सर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, लोगों को निकाल दिया नौकरियों से। सर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, प्लीज मैं आपको इसलिए कहूँगा, रिकॉर्ड में देखें हमारी मैन्युफैक्चरिंग हर कंपनी, और 2 जो नई कंपनीज आई हैं उनकी भी बुकिंग आ चुकी है, ओवर
बुक्ड हैं वो, हमारी जो बना रही है प्रोडक्शन, दे हैव क्रॉस देयर टारगेट। वो कर रही है मोटरसाइकिल 80 लाख से 1 करोड़ 30 लाख, मतलब वो तो लोग कहते हैं कि गाड़ी बेच के लोग मोटरसाइकिल ले रहे हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। आबादी आपकी जिस रेशो से बढ़ रही है, अगर आप उसको देखें दुनिया के, हम 4 करोड़ से 22 करोड़ पे चले गए, तो इस चीज़ को हमें, ये भी हमें एक इशू है जो हमें इंशाल्लाह टैकल करना है। लेकिन आपकी अगर इकॉनमी की बात करें तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लें। बताइएगा, बिल्कुल ठीक है आपने कंस्ट्रक्शन का, आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, बिल्कुल 50 लाख मकानों का वादा किया था, इंशाल्लाह। अभी वो मकान कहाँ पे हैं, वो नौकरियाँ कहाँ पे हैं? ठीक है, अब आजे जी, मैं आपको बड़ी एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, जब से ये कोविड के ख़त्म होने के बाद आपको लेबर नहीं मिल रही, शॉर्ट हो गई है। लेबर जो आम गरीब तरीन आदमी था वो लेबर था, वो शॉर्ट हो गया। अब फेज 2 आया जिसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, चाहे मोबाइल हो, अब आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों के पीछे जा रही है जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं या एजुकेटेड हैं। फर्स्ट फेज में आपका लेबर इज नॉट अवेलेबल, ये मैं आपको बड़े दावे से बात कर रहा हूँ। अब दूसरे फेज में हम जा रहे हैं जिसमें आपका टेक्निकल लोग हायर होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे विदिन, मैं अब ये सालों की बात नहीं कर रहा, मैं चंद माह की बात कर रहा हूँ, चंद माह में इंशाल्लाह आप देखेंगे जो जिस अंदाज में, जिस स्पीड से इकॉनमी पिकअप कर रही है, उसमें आपको ये कम होना शुरू हो जाएंगे, लोग अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह नहीं होने वाली। और ये आप देखेंगे, मैं आपको ये, आप तो खुद माशाल्लाह मीडिया से ज़्यादा कौन जानता है, मीडिया को बहुत सारा जो हम, आपको पता है कोविड में भी कितने लोगों ने शोर किया था कि 80,000 बंदा डेली मरेगा, नाउज़ बिल्लाह, वो बड़े बड़े अल्लाह ने महफूज किया, अल्लाह ने बड़ा किया सर। अल्लाह के बाद अल्लाह नीयतें जानता है सर जी। नीयत हमारे लीडर की अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। अल्लाह नीयतों की मदद, नीयत वालों की मदद करता है और मदद की है, इसमें कोई इसमें नीयत से जो सवाल जो है वो जहन में आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिस्टिंक्शन थी, दूसरों से मुख्तलिफ बात थी, वो था, हाल मार्क ये था कि जी एहतसाब करना है, एहतसाब का नारा है और एहतसाब के अलावा और कुछ नहीं करना। सही है। लोग ये कहते हैं कि आप अपोजिशन का एहतसाब तो कर रहे हैं, जेलों में भी डाला, बड़ी शख्सियत को डाला, आपके अपनी पार्टी में लोगों पर उंगलियां उठती हैं, उनसे इस्तीफ़ा ले लेते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं, उनका एहतसाब होता नहीं है। आपकी पार्टी में फरिश्ते हैं सारे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कहते हैं? हम कहते हैं, लेकिन बात ये होती है, हम सिर्फ शक्ल देख के, पर देख के नहीं देखेंगे, अमाल देख के कर सकते हैं। इंक्वायरियाँ हर महकमा करता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। 99% केसेस जो पकड़े गए हैं, मोबाइल भागे हुए हैं, वो केसेस हैं जो इनके अपने अदवार में बने हैं। एक मुझे केस अभी बता दें कि जो हमने इनके ऊपर बनाया हो, अभी इनकी एक्सपेंशन हो रही है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो अपोजिशन की बात नहीं हो रही, जो आपके अपनी जमात के लोग हैं, वो भी आटे का आया, गंदम का बहरान आया और बहरान आए, चीनी का बहरान आया, रिपोर्टें आई, बड़ी प्रेस रिलीजें आई, कहा जी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, हमने मंजरेआम पे ले आ गए, उन लोगों को नहीं पकड़ा, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, आराम से जहाज में बैठे बाहर चले गए पाकिस्तान से। वो जब ये रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के आने से पहले कभी ऐसा नहीं होता कि आप उनको कंट्रोल एग्जिट लिस्ट पर डाल देते हैं। होता ये है, मैं किसी के पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। बात सिंपल ये है, जब रिपोर्ट आई, आपके हाई कोर्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया और उन्होंने कहा कि ये रद्दी जो भी है, रद्दी है जो भी है। उसके बाद हम लोग गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट। ये पहली दफा हुआ है कि हमने रिगार्डलेस ऑफ कि वो कितना बड़ा ये वहाँ पे माफिया था या क्या था, हमने हाथ डाला। जहाँ पॉसिबल ही होता है हमने कभी उसमें नहीं किया। इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आए तो इंसान उस पर ऑपरेट भी करता है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि हमने उस पर इंक्वायरी ना की हो, तहकीक ना की हो, उसके ऊपर हमने एक्शन ना लिया हो। एक्शन आते हैं इन लोगों के, आप केसेस देखें 30-30 साल से चल रहे हैं, अब जाके ये कोई मंतकी इंजाम तक करें। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखें जी, ये मैं बड़ी वसूख से और गारंटी से आपको बात कह रहा हूँ, ये आपका जो नैब का डिपार्टमेंट है या जो महकमा या इंस्टीट्यूशन है, ये हम गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है, कतन कोई नहीं है। और हम तो कहते हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उनका काम है, टका के करनी चाहिए। आपकी हुकूमत पर एक तनकीद ये होती है कि आपकी हुकूमत, आपकी जमात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है निशानदेही तो करते हैं चीज़ों की। वो कल परसों कह रहे थे कि जी बड़ा गैस का बहरान आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर का काम, हुक्मरान का काम निशानदेही करना नहीं होता, उसका काम सोल्यूशन भी तलाश करना है। तो क्या इतना काफ़ी है कि जी बता दिया कि फ़लाँ बहरान है, फ़लाँ क्राइसिस है, फ़लाँ माफिया है, उन माफिया के खिलाफ, उन बहरानों के खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? देखिए उसको हल किसने करना है? फर्स्ट टाइम एवर IPPs पे हिस्ट्री है ये कि जो चोर डकैती कर IPPs को उन्होंने इतनी रिलीफ दी और आज आपका सर्कुलर डेट खरबों में चला गया है। ये किसका ये कार्रवाई है? इस बार बैठकर
ہمارے اداروں نے ہم نے سب مطلب ہے جو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں بیٹھ کے ان کی جو آئندہ جو ان کی اوپر ہمارے بڑے عوام کو وہ خبر ملے گی اچھی بہت اچھی نرخوں کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے پیداوار کے حوالے سے 100% ملے گی انشاءاللہ. یہ ہم کریکشن کر رہے ہیں. دیکھیں میں پھر آپ سے کہوں گا 72 سال میں اور 2 سال میں فرق کو آپ کو سمجھنا ہوگا اینڈ وی آر گوئنگ فار دیٹ انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو کہا ہم نے فاؤنڈیشن لے کر دیا پاکستان کی فاؤنڈیشن لے کر دیا. پی ٹی آئی کے حکمران جماعت کے سیکرٹری جنرل عامر قانی صاحب کا کہنا ہے کہ 72 سال اور 2 سال کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جماعت نے اداروں کو مضبوط کرنے کی چیزوں کو درست کرنے کی فاؤنڈیشن رکھ دی ہے. اب دیکھیں کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس پر کتنی مضبوط عمارت تعمیر ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے مہمان سے دیگر موضوعات پر بات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی پرفارمنس کی. اب بات کریں گے ہم سیاسی معاملات کی. اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے 20 ستمبر کو اے پی سی بھی ہو رہی ہے. کس طرح سے ٹیکل کریں گے اتنی بڑی اپوزیشن, اتنی بڑی جماعتیں, سب سے بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں ان کا سامنا کیسے کریں گے آپ؟ خطرہ نہیں محسوس کرتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. مطلب خطرہ نہیں. دیکھیں خطرہ ہوتا ہے مورل, جس کے مورالٹی ہوتی ہے, جو مورل ویلیو جن کی ہوتی ہے ان سے ہوتا ہے. جن کی ساری زندگی اپنی ذات کے لیے گزری ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے. اور ہمیں ان کے جو کیسز ویسے نہیں بنتے ہوتے آپس میں. آپ ان کے اگر یقین کریں, اگر آپ ان کی ہسٹری نکال لیں نا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں دنیا میں. آپ دیکھ لیں کتنی کوئی عزت ہو رہی ہے. جھوٹ بول کے باہر بھاگے ہوئے ہیں, بھاگنے واپس آنے کا نام لیں. ایسے کمزور اور جھوٹ بولنے والے لوگوں سے کیا ڈر لگنا ہے؟ کبھی نہیں انشاءاللہ. آپ کی جماعت پر, حکومت پر اعتراض ہے کہ انتظامی معاملات جو ہیں بڑے دیگرگوں ہیں. ایک صوبے میں 5 آئی جی تبدیل ہو گئے, 6 چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے, کابینہ میں ریشفلنگ ہوتی ہے 2 سال میں 4-5 دفعہ ہو چکی ہے. یہ چیزیں کنٹرول میں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہوتا ہے اس طرح بار بار؟ افسر کو لے کے آیا جاتا ہے, بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں, 2 مہینے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اچھا افسر تھا وہ برا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری جو بیوروکریسی ہے نا, پچھلے چند سالوں کافی سارے عرصے سے, شروع میں جب پاکستان بنا بڑی آؤٹ کلاس بیوروکریسی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ود پیسیج آف ٹائم ان کے اندر ایک کمی آ گئی. ان کی جو سٹینڈرڈ تھے وہ کم ہو گئے. ہم کبھی اس چیز سے نہیں ڈریں گے کہ ہم چینج کریں. لیکن آپ خود کہا کرتے تھے کہ ایک افسر جو ہے, ایک آئی جی, اس کو 3 سال ایک صوبے میں رہنا چاہیے, 3 سال پوسٹ پہ رہنا چاہیے تاکہ پرفارم کر سکے. آپ 2 مہینے بھی نہیں دیتے اس کو. اگر اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ ان کی یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہوتے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے چینج کرنا. تو ہمارے لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرٹیسزم آئے گا, ہمیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. وی ڈونٹ انجوائے اٹ. بٹ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ پرفارمنس نہیں چاہیے تھی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو پروٹیکشن چاہیے تھی. ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ہمیں پرفارمنس چاہیے. پرفارمنس کے بیس پہ اگر 100 بدلیں گے تو ہم 100 بدلیں گے. ہمیں پرفارمنس جو دے گا وہ رہے گا, نہیں تو اس کے لیے دروازے سارے کھلے ہیں اور بہت دور تک دروازے. تو کابینہ کے لوگ تو آپ کے اپنے منتخب کرتا ہے, اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ان کے لیے شفلنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. دیکھیں نیچرلی یہ دیکھیں ہم نے حکومت میں اس میں کوئی شک تو نہیں کہ ہم پہلی بار آئے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نہیں کر سکتا, یا پی ایم دیکھیں کہ پی ایم کی ٹیم ہے, پی ایم سمجھتے ہیں ٹیم کیپٹن ہے, کہ کیپٹن ہے. کیپٹن آپ کو کھیل کے دوران ہی 2 کھلاڑیوں کو باہر بلاتا ہے اور 2 کو اندر بھیجتا ہے, چاہے فٹ بال ہو, چاہے کرکٹ ہو, چاہے والی بال ہو. تو یہ پی ایم کی ٹیم ہے, ہی کین آلویز گو فار اٹ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں پرفارم کر رہا تو ہی کین آلویز کال ہم, ایک وسل بجانی ہے, بھائی باہر آ جاؤ. پرفارمنس ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف میں سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں, ہم جانتے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بوڑھے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا بھی نام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے ایک پہلے انٹرویو میں کہا تھا, میں بلیو کرتا ہوں, میرا ایک پی ایم صاحب سے میرے لیڈر نہیں, میرے بڑے بھائی بھی. میں نے ان کے ساتھ زندگی کی 24 سال گزارے. جب پارٹی بنی اس دن میں آیا تھا, وہ میرے گھر تشریف لائے تھے, اور میرے لیے آنر تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور وہ اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا, اگر مجھے کہنا تو انہیں بندوق لے کے بارڈر پہ کھڑا ہونا ہے, تو میں بندوق لے کے بارڈر پہ اس لیے کھڑوں گا کہ مجھے ان کے اوپر فل کانفیڈنس اس لیے ہے کہ وہ ایک ایماندار, دلیر, کمیٹڈ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں ٹھیک ہوں اور میں وہاں نہیں ٹھیک, تو پھر اگر ہم نے اس کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس لیڈرشپ کو ہم نے فالو کرنا ہے جس پہ ہم سب بلیو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کابینہ میں نہیں ہے تو بالکل ٹھیک فیصلہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ٹھیک فیصلہ ہے. اگر وہ جب سمجھیں گے کہ میری ضرورت ہے, تو مجھے اس سے بڑا کام دیا ہے. منسٹر تو میں خیر 150 ہوں گے سارے ملا کے, سیکرٹری جنرل تو ایک ہی ہوتا ہے. تو ہی بلیوز کہ سیکرٹری جنرل اگر بننا ہے تو پوری پارٹی کو چلانا ہے, اوورسیز کو چلانا ہے, تو وائی ناٹ. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پنجاب میں آج تک کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے پاکستان سوسائٹی کا
जिसने पंजाब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस पे तनकीद ना की हो, एतराज़ ना किया हो। आपके अपने लोग एतराज़ करते हैं मीडिया में आके एलानिया, क्यों लोगों की राय का एहतराम नहीं किया जाता, क्यों तब्दील नहीं किया जाता अगर कोई बंदा ठीक काम नहीं कर रहा? सही कह रहे हैं आप। देखें, इसमें मेरा जो ज़ाती मेरी PM से मुलाकात हो, चीफ मिनिस्टर से होती, देखिए इसको ड्रामे नहीं आते, हमारे चीफ मिनिस्टर को ड्रामे नहीं आते, लंबे बूट नहीं पहनता, लंबे दस्ताने नहीं चढ़ाते। क्या लंबे बूट? और ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये फिर जाके IG को मुंह पे लोगों की कैमरे पे डांट नहीं देता, काम कर रहा है और बड़ी प्रोग्रेसेस हुई हैं, बड़े काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो फ़र्क है, वर्किंग का फ़र्क है। इट्स नॉट कि वो बेचारा, अगर वो एक हम्बल आदमी है और अगर लोग ये चाहते हैं कि ढोल बजाया जाए और पीछे ढोल वाले हों और मैं जब तकरीरें करे और माइकों को धिक्का मारे भुट्टो की तरह, वो जिस तरह हमारा शहबाज पंजाब को, सूबे को एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, कुछ साई लोग नहीं चाहिए। सर मैं समझता हूँ कि ड्रामा वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। आपके ख्याल में काम ठीक कर रहे हैं? काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पंजाब ठीक जा रहा है? पंजाब इंशाल्लाह पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? पंजाब देखिए 60 मैंने फिर देखिए पंजाब को पाकिस्तान से लगा नहीं कर, जो रिसेंट वाकयात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, पिंडी से लेकर अटक से लेकर सादकाबाद तक, कौन सा जिला है जहाँ कोई ना कोई वाकया रोज सामने नहीं आता? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखें, पंजाब 60% पाकिस्तान है। पाकिस्तान, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के ये बात करते हैं ना कि मुश्किल वक्त था, तो पंजाब में डेफिनेटली मुश्किल वक्त था। पंजाब में अगर जो शहबाज शरीफ थे, वो बेसिकली ही वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर, वो बेसिकली लाहौर के मेयर थे। सारा कुछ लाहौर, मैं तो पूरे पाकिस्तान में फिरा हूँ। मुझे मैं खुशाब, बकर, मियांवाली, सरगोदा, सियालकोट, मुझे नेम इट, कौन सा मुल्क शहर में नहीं गया, लड़काना, सक्कर, मैं हर जगह गया हूँ। पाकिस्तान को महदूद किया अपनी ज़ात के लिए, वाह वाह कराने के लिए। जहाँ मीडिया सेंटर्स थे वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा हंगामा किया कि चलो जी मशहूरी हो जाएगी। मैं तो मीडिया को कहता हूँ इन इलाकों में भी जाके तो देखेंगे इन्होंने जिस तरह आप यानी साहब ये कहते हैं ना जी कि लाहौर में काम किया, लाहौर में इन्वेस्टमेंट की, लाहौर में उन्होंने तरक्याती काम की। अब लोग कहते हैं काम सिर्फ मियाँ वाले में हो रहे हैं या तौसे में हो रहे हैं और कहीं काम ही कोई नहीं हो रहा। देखिए, जो इलाके रह गए ना, मैं आज भी आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे हल्के में चले जाएँ। मेरे हल्के में अगर काम नहीं हो तो मुझे पकड़ें। आप किसी MNA के हल्के में चले जाएं, अगर काम ना हो रहे बात कीजिएगा। काम देखें, कभी भी मैं आपको अगर 10 मरले का मकान दूं ना बनाने के लिए, सर वो भी 2 साल खा जाता है। ये पाकिस्तान है, हम टाइम को हमेशा हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये मैं आपसे बड़ी पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूँ, 24 साल की दौड़ के बाद, इस कोशिश के बाद आपको बड़ी कन्विक्शन अपने लीडर के हवाले से भी कहूँगा कि थिंग्स आर इंशाल्लाह विद इन पैसेज ऑफ टाइम की बात रहेगी। फाउंडेशन हैज़ बीन लेड। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन और ताकतवर तरीन और इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल मुल्क बनने जा रहा है। अच्छा, जिस शहर से आप मुंतखब हुए हैं, पिंडी है, जहाँ हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ का हमसाया ट्विन सिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यहाँ माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिस पे वहम गुमान से बाहर हैं। आपने पिंडी के लिए, आपके कुमार पिंडी के लिए क्या किया? उसकी सड़कों के लिए, उसके जो रिंग रोड था, उसके मेट्रो का मंसूबा था, जहाँ था वहाँ पड़ा हुआ है, लोग वैगनों में रोल रहे हैं। पिंडी के लिए अपने अब तक क्या किया, आइंदा फ्यूचर में आपका विजन क्या है पिंडी की तरफ? देखिए, पिंडी में क्योंकि पिंडी के जो हैं वो महात्मा बनते हैं, वो और लोग हैं, वो आपकी पार्टी के साथ है, वो कहते हैं हमने सब कुछ किया पिंडी में और किसी ने कुछ किया नहीं, बस वो महात्मा बनते थे। अच्छा, मेरी जो गुजारिश है ना पिंडी के हवाले से, पिंडी में सबसे बड़े मंसूबे आने जा रहे हैं। नंबर 1, सही 130 अरब का आपका पानी का मंसूबा आ रहा है पिंडी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये हमेशा पानी से स्केर्सिटी रही। जी बिल्कुल। ये इंशाल्लाह विद इन 3 ईयर्स मुकम्मल होने जा रहा है और ये इंशाल्लाह 2050 तक पिंडी इस्लामाबाद में पानी का कोई इशू नहीं रहेगा। नंबर 1, नाला ले इसलिए कहते हैं कि वो आपके मोस्ट ट्रबल एरिया से, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड था, इन्होंने ऊपर ब्रिज बना दिया। मरी रोड, मैं देखें सारी जिंदगी मरी रोड, मैं रहा हूँ मरी रोड के ऊपर, नारसन में मेरा घर भी था, मैं पिंडी का पला हूँ, बना के तबाह कर दिया। और फिर इन्होंने हॉस्पिटल, 11 साल हॉस्पिटल, जो शेख रशीद साहब रोते हैं वो ठीक रहते हैं, शेख रशीद का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। 11 साल ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा रहा और मदर चाइल्ड जो हॉस्पिटल था उसकी हालत, अब हमने जाके फंड्स रिलीज हुए हैं, वो बन रहा है। आपका मेन मई रोड का अस्पताल वो कंप्लीट होने जा रहा है। हमने ये नहीं देखा कि ये किसने शुरू किया, किसने बंद किया, ये कौन की चीज है ना हमारा। आप अगर पिंडी को देखेंगे, उसके अलावा रिंग रोड बनने जा रही है 70 अरब रुपए की, 4 हल्के में बनने जा रही है। रिंग रोड कब शुरू होगी? बड़े अच्छे सुन रहे हैं। कौन सी
ये जो रिंग रोड तो सर ये हुआ है कि कंप्लीट हो गई, अप्रूवल हो गया, टेंडरिंग उसकी मेरा ख्याल है विद इन, ये आपको इसकी बेसिकली रवाद से लेकर कहां तक होगी? सर रवाद से लेकर संजानी तक, ये ताकि आपका जो मरी रोड से और आपकी आईजी ट्रैफिक रोड से जो ट्रक का स्पेशली जो गुजर है ना सब वो खत्म हो जाएगा। बड़ा उसके पॉजिटिव। पिंडी के आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पानी का मसला और जो रिंग रोड का मसला है, अस्पताल और स्कूल और तालीमी इदारों का मसला, पूरा विजन है और पूरा फोकस है पिंडी के MNS का शुरू भी हुआ और पिंडी के जो मुंतखब नुमाइंदों का, और अज़्म समीम है कि वो शुरू होगा और शुरू होकर टाइम पे ख़त्म भी होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने जो शो का आखिरी हिस्सा है उसमें मुल्क की पॉलिटिक्स है, जमात की पॉलिटिक्स है, उसके बारे में मेहमानों से बात करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बड़ी तफसील से बताया आमिर कैनी साहब ने कि पिंडी के लिए उनका क्या विजन है और अपोजिशन के साथ उनकी जमात जो है वो कंफर्टेबल है, समझते हैं कोई इशू नहीं, APC हो, उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं जिसकी वजह से वो हुकूमत को डैमेज कर सके। आपने दौरा किया कुछ दिन पहले सिंध का, बड़ा तफसीली, अंदरूनी सिंध का, कराची तो लोग जाते रहते हैं, आपकी जमात के लिए सिंध में कितनी स्पेस है? यकीन करें कि मैंने सिंध का ये मेरा तीसरा दौरा था। मैं पहले भी गया हूँ 1 साल पहले, फिर मैं बीच में गया हूँ और फिर ये 3rd टाइम अभी मैं बाई रोड गया हूँ, और हर बार मैं बाई रोड जाता हूँ, मैं कोई बाई एयर शेयर नहीं जाता। तो रास्ते में जितने इलाके हैं मैं उनको टच करते जाता हूँ, अपने वर्कर से भी मिलते हैं, और अमूमी तौर पर जो अवाम जनरली जो पब्लिक है ना उससे मेरा बड़ा इंटरेक्शन होता है। बगैर रुकते हैं इराकी जो गया, ये बड़ा अच्छा। मैं समझता हूँ कि पंजाब से ज्यादा 2/3 मेजोरिटी इस बार आपकी सिंध में आने वाली है अगले इलेक्शन में। ये जो अगला इलेक्शन आएगा इसमें आपकी 2/3 मेजोरिटी सिंध में, मैं आपको याद रिकॉर्ड कर लिया इंटरव्यू कि 2/3 मेजोरिटी सिंध के अंदर इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है, जिन्होंने कंटिन्यूसली 30-30, 35-35, 50 साल पुरानी पार्टी है PPP। अगर आप सिंध चले जाएं, आप उसे ज़ाहिर ज़्यादा बेहतर समझते हैं, सिंध के जो हालात हैं, लाड़काना जाओ तो उस एक मज़ार के अलावा कोई जगह रंग नहीं हुई, कोई जगह सफाई नहीं हुई, लोगों की रोजगार नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, कुत्तों का अंबार लगा हुआ है, जैसे आपको टीकों का शो आपको पता बना। लोग इस वक्त यहाँ तक आए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अपना घर की सफाई नहीं कर सकता, जो अपने गांव समझ लें, जो गांव में अभी तक गांव नहीं चला, उसको नहीं चला सकता, वो जाके दुनिया की बातें करता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करेंगे क्या, मुझे यहाँ बताएं। अभी आप गए ना, आपके प्राइम मिनिस्टर भी गए और कराची की बड़ी फिक्र थी उनको, और कराची के लिए पैकेज का ऐलान भी किया। वो पैकेज भी अभी जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार है, कोई कहते हैं कितने पैसे सूबे के हैं, कोई कहता है मरकज़ के हैं, ये एक अलग मौजू है। अब बाकी सिंध के लिए कोई पैकेज है आपके पास? आप ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली है, लेकिन अवाम के लिए क्या है आपके पास, सिंध के अंदरूनी, सिंध के दही अवाम के लिए? देखिए, एक चीज़ तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, वरना हम वहाँ पे हर हल्के में खुद काम करवाते हैं, और ये करवा भी रहे हैं। अब तो हमने इसको, मेडिकल कमेटी में, मैं भी उस कमेटी में हूँ, सैफ में, उसमें हमने फंड्स भी रिलीज़ किए हैं, और सब MNAs जो हैं और जो MPAs वगैरह जो हैं उनको फंड्स दे रहे हैं ताकि वो अपने छोटे लेवल पे वो काम करें। बड़े लेवल पे हमने कराची का 1100 अरब का पैकेज दिया। उसमें मेन चीज़ है वहाँ पानी ज़्यादा भी है और पानी थोड़ा भी है, पीने के लिए थोड़ा है और बहने के लिए ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहने के लिए बहुत हो जाता है और पीने के लिए होता नहीं है। ये 2 बड़े अहम इशू थे। सीवरेज ज़ाहिर का पार्ट एंड पार्सल है पानी की ड्रेनेजेस का, बिजली का है, बिल्कुल फेडरल है, लेकिन वो जो दिया गया, जिस मामलात को उनको दिया, उसको स्पेसिफिकली PM साहब ने जो फंड्स हैं उसमें एडिकेट किया गया, उसके हम उसकी बिजली का इशू हल करें, पानी का इशू हल करें, लोगों के पीने का करें, ड्रेनेज का करें। और कराची के अंदर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बुरा हाल है। हमारी इकॉनमी वो बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, और हमारा PM साहब ने इसका बेड़ा उठाया है, और इंशाल्लाह ये पैकेज की इनिशियल है 1100, इससे बहुत ज्यादा लगने जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर एकदम अनाउंस करने का मकसद नहीं है। 1100 भी काम नहीं है, लेकिन इनिशियली हम वो करेंगे। उसमें हमारे इंटरनेशनल और नेशनल इदारे हैं, वो सारे ऑन बोर्ड हैं। सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया 18वीं में बड़े शहर है ना सिंध के, सक्खर है, लाड़काना है, इनके लिए पैकेज है आपके पास कोई? इनके लिए बजट बिल्कुल, अभी अगला जो फेज है उसमें हमने बजट इनके लिए बना लिया है। इनके बजट अनाउंस होना है और ये चंद महीनों में इंशाल्लाह होना है, ताकि सिंध कराची को डिफरेंट नहीं है। सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, तीसरा बड़ा शहर है सक्कर, इसी तरह की सारी। आपकी इत्तेहादी जो है, जो आपने बात की बड़ी ज़बरदस्त कि सिंध जो है वो कराची और कराची सिंध है, आपके इत्तेहादी कहते हैं कि कराची को अलग कर दिया जाए, आपकी जमात का क्या विजन है इस पे? नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं है मौक़िफ़। हम समझते हैं कि विद कंसेंसस, विद कंसेंट तमाम लोगों की पार्टी है, हम सब हैं। सिंधियों की मेन चीज़ है, जो सिंध के लोग हैं, कराची के लोग हैं, ये उन्होंने फैसला करना है, और अभी जो है वो सिंध है। और उसके अभी आपकी जमात एक सियासी जमात है, उसके सामने 2 चैलेंजेस आने वाले हैं। एक अभी चंद महीने बाद
1.5-2 महीने बाद GB का इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन पे आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए GB के इलेक्शन में तो मैं खुद क्योंकि होके आया हूँ, वहाँ रुक के आया हूँ, मैंने जलसे किए, रैलीज की, क्योंकि मेरा पर्सनल, मैं बात अब करता हूँ जब मेरी पर्सनल वहाँ पे मौजूदगी है। मैं यहाँ दफ्तरों में बैठ के बात नहीं करता, मैं आदत नहीं, शौक है मुझे। खान साहब के साथ आदत पड़ गई है 24 साल फिर के, वो तो बैठने नहीं देते थे, 6-6 दिन हम ट्रैवल ही कर रहे होते थे, तो एक आदत डेवलप हो जाती है। जब यंग एज में आए थे, ज़ाहिर 24 साल उस वक्त ट्रेंड नहीं गया था, 52 किया तो ज़ाहिर वो कदर गुजर गया, तो टाइम तो गुजर गया। लेकिन ये है कि GB में हमने जो एक्टिविटी, मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ पे जो एक्टिविटी और इसका माहौल है, इंशाल्लाह मैं जो फोर्स ही करता हूँ वो मेजॉरिटी क्या टिकटें फाइनल कर लेंगे अपने? फाइनल ऑलमोस्ट हो गई हैं, ऑलमोस्ट दे आर देयर, वो हम तो GB में आपकी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। तो लोग कहते हैं वफाकी हुकूमत आपकी है, अगर हुकूमत बन गई तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, हम ये इस चक्कर में पड़ते नहीं है, जीत हार के चक्कर में नहीं। हम इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ कर सकें जो 72 सालों में ऐसा सच नहीं हुआ। हम इसलिए नहीं जीतना चाहते कि दिखाएं जी हम जीत गए ना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ वहाँ की तरक्की है, वहाँ के लोगों की वेलफेयर है और लोगों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान का एक और अहम इलेक्शन जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तकरीबन 9-10 महीने बाकी हैं। जुलाई में टर्नओवर खत्म हो जाएगा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का। उस सिलेक्शन में आपकी जमात जो है पिछली दफ़ा बड़ी बुरी परफॉर्मेंस की थी उसकी, अब आप क्या तवक्को करते हैं? इलेक्शन अकेले लड़ेंगे, अलायंस करेंगे, क्या होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? आप हैरान होंगे कि इंस्पाइट के हमारी गवर्नमेंट वहाँ नहीं है। इस बार तरक्याती बजट हमने ज़्यादा किया, उनके हवाले किया है। तरक्की तो करो, लोगों पे पैसा तो लगाओ। आप बेशक चेक करें कि अपोजिशन, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट कभी नहीं देती, लेकिन हमने उनको दिए कि ऑपोजिट चल दूसरी गवर्नमेंट, हमने कहा ये पकड़ें और खुदा का वास्ता लोगों पे इन्वेस्ट करें। हमारा इंटरेस्ट अवाम है, हमारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट की बात नहीं। गवर्नमेंट लेने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। आपकी 18 तरमीम के बाद बहुत सारे इशूज़ हैं जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे इशूज़ हैं, पीने का पानी है, ये सारी चीज़ें हमारा इशू बनता है। अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगे या अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? इस बार तो एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी आई बिलीव कि हमें बिल्कुल लड़ना, बाद में अलायंस बनती रहे, हमें लड़ना अकेला चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो आप उनके पास क्या लेके जाएंगे? आपकी हुकूमत थी मरकज़ में और जो है जिम्मेदारी थी, और दफ्तर खारजा की पॉलिसी का कुछ पता नहीं है, कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया, इंडिया ने वहाँ आर्टिकल जो है इसको इन्वोक किया। क्या कश्मीरी बड़ी उनके पास क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? कश्मीरी को जिस तरह एडवोकेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया में, इंडिया आइसोलेट हो गया। ये आप हैरान होंगे कि इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड, इंडिया बाहर बोलने जोगा नहीं है। अब वो टेररिस्ट स्टेट वो डिक्लेयर हो गया। आप और अल्लाह की तरफ से हमारी अफवाज को देख लें, वो हमला हुआ तो कैसे हमारी अफवाज ने जवाब दिया। PM साहब ने, दिलेर बंदा क्या करता है, छोड़ दो यार, पकड़ लिया छोड़ दो, वो छोटी हरकतें नहीं करता जो हिंदू करते हैं। हमारी अफवाज ने डट के मुकाबला किया और ऐसा किया है कि उनके दांत खट्टे कर दिए। और इंटरनेशनली हमारा जो स्टेटस है इस वक्त, मैं कहता हूँ 1000 गुना अल्लाह का फजल है। पाकिस्तान के आपको पता है अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, अमेरिका देख लें, ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, आप टर्की के साथ देखें, चाइना के साथ देखें, बाकी स्टेट्स के देखें। इस वक्त पाकिस्तान इज वेल प्लेस्ड इंटरनेशनली। एक और बड़ा एक टियर है डेमोक्रेसी की, लोकल बॉडीज। आपकी हुकूमत जब आई तो उस वक्त पिछली हुकूमत के दौरान जो हुए थे लोकल बॉडीज इलेक्शन, उनके जो चेयरमैन थे उनको तो माना नहीं गया किसी ने, उनका कुछ मैंडेट तस्लीम नहीं किया, पुरसान को ख़त्म हो गया उनका टेन्योर। अब जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अगरचे सूबों ने कराने हैं, लेकिन आपकी जमात की हुकूमत है, KP में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में कोलिशन है, लोकल बॉडीज़ का क्या फ्यूचर है? देखिए लोकल बॉडी तो PM साहब के दिल के बहुत ही करीब है। ही बिलीव्स इन के नीचे ग्रास रूट पर पावर शिफ्ट होनी चाहिए। खान साहब की अगर कोई एक बात अगर मुझसे पूछेंगे ना तो उनका विजन यही है कि आपने ग्रास रूट तक पावर को लेके जाना था, कि आम आदमी जो एक दूसरे को कम्युनिटी जानती हो उनको आप फंड करें, उसको आप एनफोर्ड पावर दें ताकि वो लोकल लेवल पर एक एक घर पे पहुंच सकें। और KP सबसे बड़ी मिसाल है। KP में हमने विलेज लेवल तक हमने तंजीमें बनाई। सबसे बड़ी तंजीमें जो थी बलदियाती निज़ाम था वो KP में बना, यही पंजाब में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और हमें कोई वो नहीं है, हम इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कराने के मूड में कि ये जल्दी हो, और ताकि लोगों तो हम इसको नीचे की सतह पर लेके जाएं, इस पावर को भी, फाइनेंसेस को भी और पैसे को भी, ताकि लोगों तक घर घर पहुँच सके। जैसे हमने एहसास प्रोग्राम में किया, आपने देखा बिल्कुल शफाफ क्लीन प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड जो मेरे होते हुए हुआ। नहीं, लेकिन आप जो है क्या इस बात में बिलीव करते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे होंगे जो मुंतखब होकर आएंगे उनको इख्तियार भी देना है या सिर्फ बातें करनी? नहीं, 100%। आप इसलिए कह रहा हूँ जो सिस्टम हमने किया और जिसमें 2/3 मेजोरिटी ली हमने KP में, उसकी रीजन ही ये थी कि पंजाब और
सिंध है या बलूचिस्तान है, वहाँ भी तो आपने ये सिंध में हमारी थोड़ी लिमिटेशंस इसलिए होंगी कि वो तो लोकल बॉडी आती है गवर्नमेंट के नीचे 18वीं ज़मीन पे, लेकिन पंजाब में, केपी में और बलूचिस्तान की हमारी फाइनेंशियल इख्तियार देंगे, फाइनेंशियल देंगे, बाख्तियार बनाएंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ अटैच करेंगे ताकि वो एक कलेक्टिव पैकेज हो जो पावर वाकई हम ट्रांसलेट हो नीचे कि हमने लोगों को। अच्छा, एक फाइनल सवाल जो है मुख्तसर से बताइएगा कि ये जो दोहरी शहरियत वाला मामला है, पिछले हफ्ते खबरें आई कि जो वो फैसला हो गया और उनको जो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब इसमें तजाद ये है कि कोई लोग कहते हैं जी कि जो वो दोहरी शहरियत के हामिल शहरी हैं वो उनको इस्तीफ़ा दें, उनको शहरियत छोड़नी पड़ेगी अपनी जहाँ वो रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो वो उसी तरह इलेक्शन लड़ सकेंगे। फैसले मौजूद हैं, लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, माजी में सेनेटर डिस्क्वालीफाई हुए, ये कैसे होगा, क्या होगा इसका? देखिए अभी तो ये हाई कोर्ट में लगा था तो उन्होंने इसको तो उन्होंने सेटिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है अगर वो काम कर रहे हैं। और काबीना ने कोई फैसला किया पिछले? काबीना ने गालबन, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये एज सच जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक है। हमारे पाकिस्तानी आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो। इलेक्शंस का मुझे नहीं पता क्योंकि अगर वो कैबिनेट डिसाइड करेगी कोई ऑर्डिनेंस आएगा या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है, मैं उसके बारे में क्योंकि आई डोंट नो कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट है। डेफिनेटली वो तो एसेट है। उनका आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में कॉन्फिडेंस था खान के ऊपर, 72 साल में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पिछले महीने आई है। ये बात दुरुस्त है, रेमिटेंसेस जो है सबसे ज़्यादा आई हैं। ये थे आमिर कैनी साहब जो कि अपनी जमात के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपनी जमात की तंजीमी मामलात, उसका विजन जो तरक्याती है और सूमों को कैसे साथ लेकर चलना है उसके बारे में बता रहे थे, और साथ साथ जो सियासी मामलात हैं उसके बारे में बड़ी खुलकर बात की। एक बात उनकी तरफ से जो बार बार कही गई है, जिसको जज करना जो है हमारे नाज़रीन का काम है, अवाम का काम है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फाउंडेशन, एक बुनियाद रख दी गई है। ये बुनियाद जो है कितनी मजबूत होगी और उस पर कितनी बड़ी इमारत बनेगी, ये जो है पाकिस्तान के अवाम के लोग जो है आने वाले दिनों में देखेंगे। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।